हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो एग्ज़ाम जून 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि आईएनएम से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं ऑलरेडी पूरे भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। इसीलिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। छोटा सा सेशन है, एक बार इसको देख लीजिएगा। और यहाँ से जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसीलिए सेशन महत्वपूर्ण है। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको ढेर सारे वीडियोज़ बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए कराया हुआ है। कल ही हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, विश्व के इतिहास से संबंधित। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बीपीएससी टीचर की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बीपीएससी टीआरई से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और देखिए, ये सारे प्रश्न जो हम कवर करेंगे आज इस सेशन में, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं। सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा। चलिए सभी लोग बताइए कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो आनंद मठ के लेखक जो हैं ये कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह, याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए दूसरा प्रश्न पढ़िए कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। दूसरा प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में इन्होंने किया था, 1951 में, 1951 में। सन भी साथ साथ आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत तेलंगाना के पोंचमपल्ली से हुई थी। इसे रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसे रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है तो याद रखेंगे, यह भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको ध्यान से जरूर सुनिए। देखिए तीसरा प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए देखिए, बताइए राइट आंसर। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स ये अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में उनके सिद्धांत और दार्शनिक कार्य पर जो है यह पुस्तक आधारित है, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ठीक है। अच्छा, अरविंदो के द्वारा यानी कि अरविंद घोष के द्वारा और भी पुस्तकें हैं, जैसे कि सावित्री एक किंवदंती और एक प्रतीक। पूछा जाए कि सावित्री एक किंवदंती और एक प्रतीक किसकी पुस्तक है, तो अरविंद घोष की। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ योग, सिंथेसिस ऑफ योग ये किसकी पुस्तक है, तो इन्हीं की है। द सीक्रेट ऑफ द वेदाज, द सीक्रेट ऑफ द वेदाज इन्हीं की पुस्तक है। द मदर इन्हीं का है। द ह्यूमन साइकिल इन्हीं का है। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप लोग आंसर कमेंट करते चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं। हम लोग सब कुछ आराम से कवर करेंगे और हम यहाँ जो भी कवर करेंगे केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही कवर करेंगे। चलिए देखिएगा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 1784 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पूछा गया है कि प्रवर्तक कौन थे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। किसके समय में, ज़रा आप मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये वारेन हेस्टिंग के समय में जो है इसकी स्थापना हुआ था, और यह किया था विलियम जोन्स ने। किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान की सभा, यहाँ पर देखिए भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत का जो संविधान सभा है यह किसके अनुसार गठित की गई? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित किया गया था, ठीक है ना। और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था भारत के संविधान को, ठीक है। और संविधान सभा का गठन जो है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था 1946 में। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 को जो कैबिनेट मिशन उस समय वायसराय लॉर्ड बेबल था, उसी के द्वारा जारी किया गया घोषणा था, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे, ठीक है ना। ये 3 नाम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए देखिए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं ये इसमें से कौन है? तो फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के लिए 1930 में दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में किसके लिए दिया गया था? शांति के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन को दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था शांति के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए 1968 में दिया गया था। एस सुब्रमण्यम को 1983 में भौतिकी के लिए दिया गया था। उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। वी.एस. न्यायपाल को साहित्य के लिए 2001 में दिया गया था। और अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए 2019 में दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वंदे मातरम जो है ये संकलित कहाँ से है? तो ये आनंद मठ से है। कहाँ से है फ्रेंड्स? आनंद मठ से, ठीक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। चलिए आनंद मठ राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? चलिए बताइए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है यह किस संवत पर आधारित है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यह जो है यह शक संवत पर आधारित है। अच्छा, शक संवत की शुरुआत किसने किया था? तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने किया था। कब किया था? तो 78 ईस्वी में किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? बताइए। तो देखिए, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तुविद था यह हर्बर्ट बेकर था, जिसने राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार लुटियंस के सहायक के रूप में कार्य किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हर्बर्ट बेकर्स, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो फ्रेंड्स ये हर्बर्ट बेकर था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी राइट आंसर। अब अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर की इसमें से कौन सी कृति नहीं है? चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ पर देखिएगा चित्रा है, द कोर्ट डांसर है और चित्रांगदा है। कपाल कुंडला रविंद्रनाथ टैगोर जी का नहीं है। कपाल कुंडला जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित बंगाली भाषा का एक प्रेम उपन्यास है। इस चीज़ को यह ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न पूछा जाए कि कपाल कुंडला किसकी रचना है तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर की, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो फ्रेंड्स यह किया गया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा।
1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य जो है पूरा हुआ था। सही आंसर कमेंट करिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग के समय में। लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। अच्छा, लॉर्ड रीडिंग के समय में और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उससे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड रीडिंग के समय में ही 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की कांड हुई थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और इसी के समय में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किया गया था। उसके बाद देखिए 1921 में मोपला विद्रोह इसी के समय में हुआ था। उसके बाद इसी के समय एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत इसी के समय में हुई थी। ठीक है ना, तो इस सबको ध्यान रखिएगा। और 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या भी इसी के समय में हुई थी, श्रद्धानंद की हत्या। ठीक है ना, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करिए। तो यहाँ पर देखिएगा एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। राइट आंसर इसका क्या होगा। फ्रेंड्स, ऑलरेडी ये प्रश्न आपने कर रखा है, एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो देखिए, अभी वर्तमान डिजाइन जो है यह तैयार किया था पिंगली बंकैया ने। लेकिन यहाँ पर देखेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है यह आपको मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। ठीक है ना, भीखाजी कामा ने। और संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया था। ये डेट आप जरूर याद रखिएगा। और मैडम भीखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। और 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है इन्होंने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर ना। 1907 में मैडम भीखाजी कामा इन्होंने जर्मनी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जो विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। देवदास के रचनाकार कौन हैं। तो फ्रेंड्स, ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है देवदास। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। चित्रा किसके द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा चित्रा लिखा गया है। चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। प्रेम पचीसी के, देखिए इतना मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी TRE 3.0 2024 के लिए करवा दे रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई हो जाएगा। ठीक है, 4-5 वीडियो ऑलरेडी मैंने करा दिया है। 3 घंटे का मैराथन जो कराया हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री का, जितने भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, प्रेम पचीसी जो है इसके रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स, इसके रचनाकार प्रेमचंद हैं। कौन है, प्रेमचंद हैं। उसके बाद देखिएगा हंगरी स्टोन्स यानी कि क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। आप अंग्रेजी वाला ही नाम याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसकी रचना है यह, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 में लिखी थी। यह भी साथ साथ आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी। 1911 में जनगण मन जो है कहाँ पर गाई गई थी। तो फ्रेंड्स, यह गाई गई थी कलकत्ता में। कहाँ पर, कलकत्ता में गाई गई थी। और कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1911 में, वहीं पर पहली बार जनगण मन गाया गया था। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और पहली बार वंदे मातरम कहाँ पर गाया गया था। तो ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और 1896 की अधिवेशन की अध्यक्षता रहीम तुला सयानी कर रहे थे। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स।
तो पहला समाचार पत्र जो है यह शुरू किया था किसने? तो फ्रेंड्स यह द बंगाल गजट था, ठीक है ना, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट। और 1780 में जो है इसका प्रकाशन जेम्स अगस्तस हिक्की ने किया था, ठीक है ना, जेम्स अगस्तस हिक्की ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है राम मनोहर लोहिया ने। किसने लिखा है? राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। राम मनोहर लोहिया की और भी पुस्तकें मैं बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, जैसे कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया था, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, हिंदू बनाम हिंदू, ठीक है ना, इतिहास चक्र आपने ये हो ही गया, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक भी याद रखिएगा, ठीक है ना, जैसे कि कौन सी पुस्तक है? इंडिया डिवाइडेड, इन्हीं की पुस्तक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, यह भी पूछा जा रहा है लगातार, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, ठीक है। बताइए पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। देखिए निम्नलिखित में से किसे स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? इस्पात का चौखटा यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स यह संज्ञा दी गई है किसको? तो ध्यान रखिएगा ये दिया गया है भारतीय नागरिक सेवा ICS को दिया गया है। गोदान किसकी रचना है? गोदान दोही किसकी रचना है? सिंपल सा क्वेश्चन है। गोदान गबन ये सब प्रेमचंद की रचना है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार, भारत भारती के रचनाकार बताइए। भारत भारती के रचनाकार, तो भारत भारती के जो रचनाकार है ना ये कौन है फ्रेंड्स? तो ये आपके हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना, भारत भारती के रचनाकार। अच्छा एक है आपका पर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत माता नामक चित्र की रचना, ये यानी कि इसके चित्रकार कौन है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है ना, अवनींद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो देखिए सैडलर आयोग का गठन अगर पूछा जाए तो 1917 में, याद रखिएगा आप, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। और इस आयोग में 2 भारतीय भी थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये दोनों नाम याद रखिएगा। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातक उत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत व्यक्त किया था। तो ये सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया? प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया? बताइए कब से लागू कर दिया? तो फ्रेंड्स प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया कब से? तो याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो है ये किया था किसने? तो खिलाफत आंदोलन शुरू किया था मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 भाइयों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो यहाँ पर देखिए अली बंधु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? चलिए बताइएगा। देखिए भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, तो इसी ने सूत्रपात किया था, ठीक है ना। और कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। जो किस पर आधारित है? तो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1793 में जो है इसने अस्थाई बंदोबस्त पद्धति भी लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो जॉन शोर ने बनाई थी। ये प्रश्न BPSC में ऑलरेडी टीरी में पूछा गया है, पिछली बार जो टीरी हुआ था TRE, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िएगा, दूसरा है कि राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था। तो इसमें से राइट स्टेटमेंट जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। 1911 में ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में आए थे,
ठीक है ना। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था जहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। इस चीज़ को आप फ्रेंड्स ज़रूर याद रखिएगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, इसका प्रकाशन बांग्ला भाषा में होता था और इस समाचार पत्र की स्थापना शिशिर घोष और मोतीलाल घोष, ये दो भाई थे, शिशिर घोष और मोतीलाल घोष। तो यहाँ पर शिशिर कुमार घोष दिया गया है, मोतीलाल घोष का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक जो था, इसमें से आपका कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए झंडा गीत किसने लिखा है, झंडा गीत को लिखा किसने है। झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया, तो फ्रेंड्स इसको स्वीकार किया गया था 1853 में, 1853 में। कब, 1853 में, ध्यान रखिएगा 1853 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो 1786 का जो एक्ट था, इसी के तहत 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने भूमि, न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधारों की स्थापना करने और ब्रिटिश सेना और प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसकी एक मांग थी कि गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया जाए ताकि यह विशेष मामलों में अपनी परिषद के बहुमत को ओवरराइड कर सके और अपने विशेष मामलों में कार्य कर सके, ठीक है ना। और 1786 का अधिनियम उसे गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों के रूप में काम करने की शक्ति देने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार से अगर बात करते हैं तो 1786 का एक्ट जो है, इसके माध्यम से कॉर्नवालिस नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल के अधिकार के तहत ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावी शासक बना था। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, इसको लिखा किसने है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, चलिए बताइए दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दुर्गेश नंदिनी के लेखक। और बंकिम चंद्र चटर्जी का यह पहला बांग्ला उपन्यास है, पहला बांग्ला उपन्यास है जो 1865 में लिखा गया था। 1865 में इनका पहला बांग्ला उपन्यास है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था। 1947 के बाद भी इन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया था। तो ये अरुणा असफ अली हैं। आप देखिए ये बीपीएससी का प्रश्न है, ये भी बीपीएससी का प्रश्न था। देखिए वंदे मातरम गीत लिखा है, बीपीएससी का ही प्रश्न चल रहा है। वंदे मातरम किसने लिखा है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। आनंद मठ से लिया गया है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, उड़ीसा बिहार से पृथक किस वर्ष हुआ था, चलिए बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा, रिवीजन होगा आपको। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, ठीक है ना। अच्छा झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, जरा आप लोग मुझे बताइए तो कि झारखंड कब बिहार से अलग हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था। देखिए यहाँ पर जो है पुस्तक और लेखक दिया गया है, आपको मिलान करना है और राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए मिलान करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक ताराचंद हैं, ठीक है ना, ताराचंद हैं, ताराचंद हैं। इसके लेखक कौन है, ताराचंद हैं, याद रखिएगा ताराचंद हैं। ये प्रश्न भी आपको इस तरह से याद रखना है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया पूछा जाए कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको फटाफट बता देना है कि ये ताराचंद की रचना है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसकी रचना किसने किया है, तो इसकी रचना किया है के दत्ता ने, के दत्ता ने।
उसके बाद देखिएगा कि प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस बड़ा ही महत्वपूर्ण है, किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स ये राजा राम मोहन राय की रचना है, ठीक है ना। और आवर इंडियन मुसलमान्स ये डब्ल्यू हंटर की रचना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ना, इसको किसने रद्द किया, किसने निरस्त किया? देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स यह 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था, सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए, ठीक है ना। और इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। और एक अखबार था पॉयनियर अखबार जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 1878 में लिटन के द्वारा यह लाया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? आप देख सकते हैं ये सब बीपीएससी का प्रश्न है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स यह शुरू किया था किसने? तो ध्यान रखिएगा इसको शुरू किया था तारकनाथ दास ने। तारकनाथ दास ने इसको शुरू किया था, ठीक है ना। कहाँ से? तो वैंकूवर में इन्होंने शुरू किया था। और 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने किया था, हिंदुस्तान एसोसिएशन की, ठीक है। और सर्कुलर ए आज़ादी के नाम से इन्होंने पत्रिका निकाली और इस पत्रिका के बंद होने के बाद तारकनाथ दास ने जो है ये आपका वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक इंग्लिश मासिक अखबार का प्रकाशन किया था। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन हैं? इंडिया अनरेस्ट को लिखा है वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने लिखा है? वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है। चलिए स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक बताइए। तो इसके संपादक के रामकृष्ण पिल्लई हैं, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की है, ठीक है ना। और देखिए इंडियन ओपिनियन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स मनसुख लाल नज़र जो थे, मनसुख लाल हीरालाल नज़र या इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक थे। गांधी जी ने इसको स्थापित किया था, लेकिन इसके पहले संपादक पूछा जाएगा तो मनसुख लाल नज़र जो हैं ये थे, याद रखिएगा। और देखिए इंडियन ओपिनियन अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ करता था, ठीक है ना। ये आपका उर्दू में नहीं होता था, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? हंटर कमीशन का रिपोर्ट। देखिए हंटर कमीशन 1882 में जो है प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर देने के साथ 1854 का जो वुड प्रेशन था, वुड डिस्पैच था, ठीक है ना, उसका समर्थन किया था। 1882 में हंटर कमीशन की अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने किया था और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने इसे नियुक्त किया था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है यह। तो ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया, साथ ही साथ 1854 का जो वुड प्रेशन था उसका भी समर्थन किया था। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम जो है 1799 में लगाई गई थी, ठीक है ना। 1799 में लगाया था किसने? तो ये लगाया था वेलेज़ली ने, लॉर्ड वेलेज़ली ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में, अच्छा हड़प नीति ये डलहौजी की है। किसकी है? हड़प नीति। तो हड़प नीति जो है ये डलहौजी की है। अच्छा डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा था, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1848 से 1856, ठीक है। उसके बाद देखिए बंगाल विभाजन 1905 में करजन के समय में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है, अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी और यह कॉर्नवालिस के समय 1793 में जो है
लागू किया गया था। और सहायक संधि वेलेजली से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आप खुद बता दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल का विभाजन, जो कि सबसे बाद की घटना 1905 की। चलिए उसके बाद देखिएगा, सूची दिया गया है, मिलान करना है। एक तरफ जो है समाचार पत्र है, दूसरी तरफ संपादक है। हिंदू के संपादक कौन है? हिंदू के संपादक कौन है? चलिए बताइए। हिंदू के संपादक हैं यहाँ पर आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है। सुधारक का अगर पूछा जाए तो सुधारक आपका गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। और बंगाली जो है ये आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। तो इस तरह से ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुई थी। तब इसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश का अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अंतर्गत हुआ है। चलिए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अब इस प्रश्न में बड़ा ही डाउट होगा, क्या ही बताऊं मैं आपको। कुछ लोग तो निश्चित रूप से बाल गंगाधर तिलक कहेंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि बहुत जगह दिया भी गया है। और मेरे हिसाब से इसका आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा। क्यों होगा? क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नॉरिस के समक्ष एक पारिवारिक मूर्ति एक शालिग्राम से संबंधित एक विवाद आया था और मूर्ति की उम्र तय करने के लिए नॉरिस ने इसे अदालत में लाने का आदेश दिया था और कहा कि यह 100 साल पुरानी नहीं हो सकती है। और इस कार्रवाई में जो है बंगाली हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची थी और बनर्जी जी ने 1883 में ही 1883 में ही, देखिए पहले ही, बहुत पहले की बात हो रही है, 1883 में ही बंगाली में एक क्रोधित संपादकीय लेख लिखा था। ठीक है ना, जिसके कारण इनको जेल की भी सजा हुई थी। ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मैडम भिखाजी कामा से संबंधित भारतीय निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैडम भिखाजी कामा 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। पेरिस में नहीं हुआ था, ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुआ था। तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला देख लीजिएगा। अगला आपका है यहाँ पर, ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी और मैडम जो कामा थी इनके माता पिता पारसी थे। तो 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम बताइए। तो मैंने बता ही दिया था, गोदान गबन मुंशी प्रेमचंद की हैं। ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के संस्थापक कौन है? बीएचयू की स्थापना किया है किसने? तो मदन मोहन मालवीय ने। किसने किया फ्रेंड्स? मदन मोहन मालवीय ने किया 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, ध्यान रखिएगा 1916 में। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन बताया था ना, एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया था ना। किसकी पुस्तक है? सभी लोग कमेंट करिए। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? भारत में मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा के लिए, तो फ्रेंड्स ये कौन बने थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ठीक है ना, सर सैयद अहमद खान राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, अलीगढ़ में इन्होंने जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना भी इन्होंने किया था। ये सब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में डिस्कशन में बहुत बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है। ठीक है। तो एक बार आप उन सभी वीडियोज़ को देखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, 1 घंटे के अंदर का सब वीडियोज़ है और बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। सोते समय एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, सब कुछ आपके दिमाग में छप जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। दूसरा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। कौन सा कथन इसमें से आपसे सही है यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 जो है ना, ये वाला सही दिया गया है। ठीक है ना, केवल 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है?
तो स्टार्टिंग में ही पहले ही प्रश्न में मैंने आपको सन्यासी विद्रोह बता दिया था। देखिए लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के। देखिए समाचार पत्र हैं और उनको प्रारंभ करने वाला है, यहाँ से राइट आंसर मिलान करिएगा। चलिए एक एक करके हम लोग मिलान करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बॉम्बे क्रॉनिकल जो होगा ये आपका फिरोज शाह मेहता की है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ जो है ये एनी बेसेंट की है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट की है। लीडर जो है ये लीडर आपका मदन मोहन मालवीय का है, लीडर अभ्युदय, ठीक है ना, अभ्युदय भी याद रखिएगा। सर्च लाइट जो है ये आपका सचिदानंद सिन्हा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्च लाइट में ये भी थे, ऐसा नहीं कि सर्च लाइट डायरेक्टली थे इनसे जुड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं? एक तरफ प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं और किस भाषा से ये आपके जुड़े हुए हैं इस चीज़ के, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए सर्च लाइट जो अभी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके पहले संपादक जो थे ना, सर्च लाइट के पहले संपादक अगर हम बात करते हैं तो ये आपके सैयद हैदर हुसैन थे और दूसरे महेश्वर प्रसाद थे, और इसमें मुरली मनोहर प्रसाद भी लंबे समय तक इनका संपादन किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने भी संपादन किया था। तो इस तरह से आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैंने गलत बता दिया है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कर लेंगे अब। हाँ ये पहले बताइए कि समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला मिलान करना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल ये तो हो ही गया नहीं, ये वाला देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ये राजा राव जो थे ना, ये तेलुगु नहीं होगा। राजा राव जो थे ये हिंदी के ये अंग्रेजी के आपके अंग्रेजी भाषा के उपन्यासकार थे, ठीक है ना। तो ये वाला गलत दिया गया है, तो यही सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए, बाकी सब सुमेलित हैं, ठीक है ना, बाकी सारे सुमेलित हैं। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और यहाँ से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है? पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। तो ये आपका गलत होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय, देखिए आ गया ना, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। तो ये वाला सही है। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुआ था, ये सही है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कौन सा सही है कथन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में राइट आंसर इसका तीनों हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो 1, 2, 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये लेटन होगा, कर्जन नहीं होगा, लेटन बंगाल विभाजन कर्जन होगा, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में। सुमेलित नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, इसमें से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी कि वीटो की शक्ति और स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये सही है आपका। और सांप्रदायिक प्रतिनिधि के नियम की समाप्ति, ठीक, 1 मिनट रुक जाइए, ये गलत है। गवर्नर प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, ठीक है ना, गवर्नरी प्रांतों में एबॉलिशन ऑफ डायची, ठीक है ना। तो 1 और 2 इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो देखिए 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, बिल्कुल ये सही दिया गया है। प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से संविधान सभा का परोक्ष रूप से चुनाव हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, ये गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे इसमें, ठीक है ना, संविधान सभा में, तो ये गलत हो जाएगा। भारत का संविधान सभा प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो ये गलत है। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, तो ये भी गलत है,
ठीक है ना। तो इस तरह से आपका केवल ए सही होगा। चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है यह आधार बनी थी किसकी? तो फ्रेंड्स ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 की। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार करिए और सही कालानुक्रम आपको यहाँ से बताना है। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। लॉर्ड कर्जन की तो बंगाल विभाजन के समय में था, तो आपको भी याद होगा लॉर्ड कर्जन आपका 1899 से 1905 तक था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करते हैं तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का समय जो रहा था यह आपका 1916 से 1921 रहा था। लॉर्ड हॉर्डिंग, जिसके समय में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ये 1910 से आपका हुआ था, 1916 तक रहा था। और लॉर्ड इरविन जो रहा था, इरविन तो इधर सबसे बाद का 29 के समय में आपको याद होगा, ठीक है ना। तो 1926 से 31 तक रहा था। तो ये क्रम है आपका बिल्कुल, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा? 1899, ठीक है ना, 1800 वाला आ जाएगा, यानी कि लॉर्ड कर्जन पहला, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा इसमें से? 1910 से 16 लॉर्ड हॉर्डिंग, यानी कि आपका लॉर्ड हॉर्डिंग तीसरा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा चेम्सफोर्ड दूसरा, और फिर आपका आ जाएगा आखिरी में चौथा। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया, और कारण करा ये कथन था कि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलक एक्ट को पारित कर दिया। तो बिल्कुल ये सही दे रहा है, कथन ए गलत लेकिन दे रहा है। क्यों? तो 1916 में, और आर सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर इसका पहले हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 1916 में नहीं, इन्होंने 1919 में, ठीक है ना, 1919 में मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है ना, खिलाफत मूवमेंट के समय, इसलिए ये गलत है, आर सही है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1854 की वुड डिस्पैच जो था उसमें अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? वुड डिस्पैच का यह प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विकास था, ठीक है। चलिए, वुड डिस्पैच आया था किसके समय में? तो डलहौजी के समय में आया था 1854 में, ठीक है ना। डलहौजी के समय में आया था कब? तो 1854 में आया था वुड डिस्पैच, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। क्रिप्स मिशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए क्रिप्स मिशन आया था कब? 1942 में, 1942 में, किसके समय में? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसमें से बताइए, सभी ऑप्शन को पढ़ करके। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेट प्रदान करना था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के जो भारत अधिनियम था, इंडिया एक्ट था, इसके द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी जो सिद्धांत थे उसको व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और बल प्रदान किया था? तो ये और बल प्रदान किया था फ्रेंड्स कौन? तो ये था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए, उसके बाद देखिएगा, फिर से मिलान करना है आपको। यहाँ पर देखिए भारत की उपनिवेशीय सरकार का अधिनियम और प्रावधान, यानी कि अधिनियम और प्रावधान है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। यहाँ से मिलान करके राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। चलिए मिलान करते हैं एक एक करके। चलिए बताइए राइट आंसर यहाँ पर इसका क्या होगा? सभी लोग मेरे साथ मिलान करिए। देखिए, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। चलिए बताइए राइट आंसर यहाँ पर, सभी लोग मिलान करिए। जब तक साथ में आप मिलान नहीं करेंगे आप सीखेंगे कैसे? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है चार्टर एक्ट, ठीक है ना। चार्टर एक्ट आपका हो जाएगा, भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला मिलाइए, अगला है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773,
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के निदेशकों को कंपनी पूरा पहले पूरा आ जाए, हाँ स्क्रीन पर अब मिलाइए। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा चौथा, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। उसके बाद देखिए एक्ट ऑफ 1858, इसके द्वारा आपका ब्रिटिश शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरण किया गया था और पिट्स इंडिया एक्ट की तरह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका क्या हो गया, 2, 4, 3 और 1, 2, 4, 3 और 1, ठीक है ना। देखिए कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न करेंगे कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। बताइए किसके साथ ही समाप्त हो गया था। तो फ्रेंड्स ये समाप्त हो गया था आपका कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। चलो उसके बाद देखिए मिलान करना है, व्यक्ति हैं और विषय हैं। तो मैकडोनाल्ड, तो इसने जो है आपका कम्युनल अवार्ड जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था, ठीक है ना। कब किया था सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, 16 अगस्त 1932 को। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखितों के समय, तो देखिए निम्नलिखितों के समय अगर हम बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा 1940 में लाया गया था, ठीक है। डलहौजी के समय क्या हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा और चेम्सफोर्ड के समय डायरकी हो जाएगा, ठीक है। द्वैध शासन वाला जो है आपका 1919 का एक्ट जो था। तो इस तरह से आप मिला लीजिए। अब राइट आंसर इसका 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें से कौन सा सही दिया गया है। देखिए सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, नहीं ये प्रथम भारतीय महिला थी, और प्रथम महिला एनी बेसेंट थी जो 1917 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने। और सरोजनी नायडू ने 1924 के कानपुर अधिवेशन के 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। 1924 का बेलगाम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता मात्र एक बार गांधी जी ने किया था। चलिए और देखिए CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे, बिल्कुल ही उन्हें 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन ये उस समय जेल में थे। अतः इनके प्रतिनिधि के रूप में हकीम अजमल खान ने जो है अध्यक्षता किया था, ठीक है। अहमदाबाद का जो अधिवेशन हुआ था 1921 में। तो ये वाला आपका सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो था, यो ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। ये बिल्कुल गलत दिया है क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला पहला व्यक्ति जो था ये जॉर्ज यूल था। जॉर्ज यूल जो था फ्रेंड्स ये आपका चौथा अधिवेशन था 1888 का इलाहाबाद का, उसी में ये पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। और देखिए अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये सही दिया गया है। तो इसीलिए आपका दूसरा और तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी। देखिए नहीं पूछा गया है, ध्यान से बताइएगा। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन ये आपका नहीं है, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए भारत में ब्रिटेनों के सभी संवैधानिक प्रयोगों को सबसे कम समय तक चला था कौन। तो इसमें से सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था जिसको कि पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसका प्रस्ताव मई में आया और इसे अभी भी भारत की विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिस ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर के बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त उद्धरण का संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है फ्रेंड्स, तो इसका संबंध है कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने आपको बताया है। कैबिनेट मिशन जो है आया था कब, तो 1946 में। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड बेबल था। चलिए उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, किसे गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये आपका वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। चलिए एक मिनट, लॉर्ड हेस्टिंग्स, हाँ ठीक है लॉर्ड हेस्टिंग्स ही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग था और इसी के समय में ही आपको सुगौली की संधि हुई थी। आपको याद होगा 1816 में अंग्रेज और गोरखों के बीच सुगौली की संधि हुई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था और इसी के समय 1822 में टेनेंसी एक्ट यानी कि काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। पूरी तरह से जो था इसमें से कौन था, तो सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल। यहाँ पर देखिए मिलान करना, एक तरफ पुस्तक है लेखक दिया गया है,
चले आइए एक एक करके अब इसको हम लोग मिला लेते हैं। देखिए द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये विनायक दामोदर सावरकर की है। आनंद मठ जो है ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी की है। लाइफ डिवाइन किसकी है? लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, ठीक है ना, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। और साधना रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित इसमें से? बताइए कौन सा युग्म जो है इसमें से सही सुमेलित दिया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा पहला, दूसरा और तीसरा ये आपका सही दिया गया है। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ना, बदरुद्दीन तैयब जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये सही दिया गया है। थियोडोर बेक, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एल्बर्ट बिल रिपन किस में आया था? फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये ठीक दिया गया है, ठीक है। चले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? ये आपको कालानुक्रम बताना है कि वुड का एजुकेशन डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच 1854 में आया था, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पर सीधे इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये कौन सा हो जाएगा आपका? 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 और 3, ठीक है ना। 2 1 4 3। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश की शुरुआत किया था किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर याद रखिएगा। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है इसको। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगीत है। बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना। चलिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में लिखा गया था। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है। मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा है। मैकाले की अनुशंसा पर ही विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? सुबह आज़ादी नामक कविता जो किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स ये फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है? तो ये अल हिलाल है। अल हिलाल और अल बगल, ठीक है ना, याद रखिएगा इन्हीं की है। अल बलग और अल हिलाल। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, बताइए क्या होगा इसमें से? मिलान करिए। तो देवी चौधरानी, ठीक है ना। दीनबंधु मित्र, नील दर्पण, प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 का सी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दीनबंधु मित्र की है। नील दर्पण किसकी रचना है? नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। ये बार बार प्रश्न जो है पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सी राइट आंसर होगा इसका। देखिए उसके बाद गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? कार्ल मार्क्स की रचना जरा आप कमेंट करिए मुझे। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 97 का प्रश्न पढ़िए, 97 का आंसर बताइए। देखिए इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रेंड्स यह 1857 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1857 में हुई थी, 1857 में, ठीक है ना, 1857 में, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा मिलान करना है। भारत मित्र, चलिए मिलान करिए। तो यहाँ पर देखिए भारत मित्र जो होगा आपका हिंदी, राष्ट्रमत जो होगा आपका मराठी, उसके बाद देखिए प्रजा मित्र जो होगा आपका गुजराती और नायक जो होगा ये बांग्ला हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 99 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए तो क्या हो रहा है, मिलान मिलाइए। सी राइट आंसर हो रहा है, 3 4 2 1, ठीक है ना। चलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है
और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या है जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया था? चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। बुक का नाम क्या है? अनटू दिस लास्ट, ठीक है ना, अनटू दिस लास्ट। जॉन रस्किन की है शायद ये, अनटू दिस लास्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है, ठीक है ना। इसके निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रंसविदा वृद्ध सिविल सेवा, यानी कि यहाँ पर देखिएगा कन्वीनियंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS के नाम से जानी गई? राइट आंसर इसका क्या होगा? फ्रेंड्स ये आपका कॉर्नवालिस हो जाएगा। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? तो ये बनाया था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय यूनाइटेड किंगडम में, UK में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? उस समय पार्टी की सत्ता थी लेबर पार्टी की, और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया था? तो मैंने वंदे मातरम को बता ही दिया था आपको कि ये कलकत्ता अधिवेशन था आपका 1896 का, वहीं पर गाया गया था, जिसका अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। चलिए, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको दिया जाता है? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो चार्ल्स मेटकॉफ को दिया जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 1835 से लेकर के 1836 एक ही बार इसका कार्यकाल रहा था। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1861 में हुई थी। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद जो है यह संबंधित किससे है? तो देखिए फ्रेंड्स, इल्बर्ट बिल विवाद यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, अगर हम बात करते हैं इल्बर्ट बिल की, तो देखिए इल्बर्ट बिल जो है, इल्बर्ट बिल क्या आया था किसके समय में? तो यह रिपन के समय में आया था, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई थी? इसमें से सबसे पहली जो घटना है वो आपका दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था, ठीक है ना। चलिए, और देखिए 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे। तो ऐसे तो यहाँ से 4 प्रश्न आपके बन जाएंगे। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला 1940 में किसने बनाया था? CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स यह आपका बनाया था राजगोपालाचारी ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा 110 प्रश्न था, कवर करा दिया मैंने आपको। प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।